पहले का छोड़ देते हैं। भारत में मेडिकल की पढ़ाई कैसे होगी, इसका फॉर्मूला ये बना कि राज्यों के भी मेडिकल कॉलेज होंगे और केंद्र सरकार के भी मेडिकल कॉलेज होंगे, और उसमें से MBBS और फिर MD MS वगैरह जो भी होता है वो सब बनेंगे। ये फॉर्मूला है कि राज्यों का भी होगा और केंद्र का भी होगा। तो राज्य के मेडिकल कॉलेज अपने नियम से, अपने एंट्रेंस से अपने यहाँ स्टूडेंट की भर्ती करते थे, और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की अपनी परीक्षा होती थी। ये सिस्टम 1984 तक चलता रहा। 1984 में क्या होता है कि केंद्र सरकार प्रदीप जैन केस में ये फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट कि 50% जो राज्यों के मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, 50% सीटें वो राज्यों की ये केंद्र सरकार को दे दिए जाएं, राइट। अब इन सीटों के लिए केंद्र सरकार एक परीक्षा कराती है, ऑल इंडिया PMT। उस समय नीट नहीं था। और इसके बाद ये इन सीटों में जो विद्यार्थी आते थे, इसमें इस परीक्षा को किसी भी राज्य का कोई भी विद्यार्थी दे सकता था, और इन विद्यार्थियों को फिर राज्यों के मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता था। इसी का विवाद है। इस जो सीटें थी 50% जो राज्यों से ली गई थी, राज्यों के मेडिकल कॉलेज से, इसमें केंद्र सरकार कोई रिजर्वेशन नहीं लागू करती थी। ना SC, ना ST, ना OBC, कोई भी रिजर्वेशन नहीं, ना फिजिकली चैलेंज, कोई भी नहीं। 2007 तक यही व्यवस्था कायम रहती है। 2007 में बालाकृष्णन साहब उस समय चीफ जस्टिस थे, संभवतः, या जस्टिस थे, उनकी बेंच ये फैसला देती है अभयनाथ केस में। 31/1/2007 में ये फैसला आता है कि इसमें SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये आधी जो सीटें इसमें राज्यों से जो ली हुई हैं, तो अब यहाँ से जो स्टूडेंट राज्यों के मेडिकल कॉलेज में जाने लगे, इसमें SC ST को रिजर्वेशन मिलने लगा। इससे पहले OBC का रिजर्वेशन लागू हो गया था 2006 में, अर्जुन सिंह ने लागू कराया था, तो OBC को भी रिजर्वेशन मिलने लगा, लेकिन ये सिर्फ केंद्र के मेडिकल कॉलेजेस में लागू हुआ, राज्यों में नहीं हुआ। इस वजह से हर साल OBC के सीटों का नुकसान होने लगा। OBC के विद्यार्थी सलोनी कुमारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसका केस पेंडिंग है। इसी बीच में तमिलनाडु में एक केस आता है, और तमिलनाडु के केस में तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, वो फैसला देता है कि आपको OBC का रिजर्वेशन राज्यों को में भी लागू करना पड़ेगा, राज्यों के मेडिकल कॉलेज में भी लागू करना पड़ेगा, और इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी में कौन कौन रहेगा? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, वो केंद्र सरकार के रहेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक कमेटी बना दी गई, जिसको रिपोर्ट कहा गया 3 महीने के अंदर में सब सेटल कीजिए और लागू कराइए। इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और ये कहा कि इसमें पोजीशन ली केंद्र सरकार ने कि हाँ, OBC को भी हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा, जो हम राज्यों को सीटें भेज रहे हैं, लेकिन OBC का ये जो रिजर्वेशन है, इसको केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया। क्या कि इस रिपोर्ट को जाके वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप आए कि सलोनी कुमारी का केस आपके यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, हमारी रिपोर्ट लागू करनी है, लेकिन हम तो नहीं करेंगे, आप एक बार देख लीजिए। अब जो केस 6 साल से चल रहा है, जाहिर है वो अगले 20 साल तक चल सकता है, और जब तक चलता रहेगा तब तक OBC का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ये है कुल स्थिति। इसी बीच में इस बार लागू करना था उनको। इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान एक दिन अचानक से नीट का एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, और उसमें जो नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें क्या क्या है, कि जो इसका पेज नंबर 21 है इस साल का नोटिफिकेशन, उसको आप पढ़िए तो पता चलेगा कि SC का रिजर्वेशन 15% सब जगह लागू होगा राज्य केंद्र में, ST का रिजर्वेशन 7.5% राज्य और केंद्र दोनों जगह लागू होगा, लेकिन OBC का रिजर्वेशन जो है वो ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। ये धर्मेंद्र प्रधान साहब शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने ये लागू कर दिया इस साल के लिए। इसका मतलब OBC की सीटें इस साल भी जाएंगी, और ये जो पूरा मामला है, इसकी वजह से आपको OBC का 4 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों से टोटल सीटें ली थी 40,842, और OBC की सीटों का नुकसान हो चुका है 11,027। इसमें अगर आप वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह भी जोड़ दें तो ये करीब 20,000 OBC की सीटों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। इस साल और हो जाएगा, और ऐड कर लीजिए तो ये संख्या और चली जाएगी ज़्यादा। तो एक सरकार ऐसी है जो OBC इतना करती है, तमाम तमाशा कर रही है। प्रधानमंत्री चुनाव के समय खास करके हर तीसरी चौथी सभा में कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति की माँ का बेटा हूँ, मुझे नीच कह दिया, हाँ मैं हूँ नीच जाति का, मैं OBC माँ का बेटा हूँ, वगैरह वगैरह वो कहते ही रहते हैं चुनाव के समय। आप देखिएगा
नरेंद्र मोदी की जाति किसी ने नहीं पूछी थी, वो खुद ही बताते हैं, मतलब आमतौर पर चुनाव के समय में वो बताते हैं इस बात का। तो अब ऐसी सरकार और जिन्होंने ओबीसी 27 मंत्री बना दिए और शिक्षा मंत्री बना दिया, वो ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर रही है। अब सवाल ये है जो आप पहले ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या अभी किया जा सकता है। देखिए, इसका जो पूरा आंदोलन है वो खास करके दक्षिण भारत में है। मूवमेंट जो सड़क पर आंदोलन है, जो लोग पिछले साल एक अनीता नाम की लड़की जो 98% रिजर्वेशन स्टेट बोर्ड में लेके आती है और उसका जब एडमिशन नहीं होता है तो वो आत्महत्या कर लेती है, उसके खिलाफ वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। डीएम के अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन लागू कराएंगे और नीट जो है वो अगर नहीं होगा तो नीट से हम अलग हो जाएंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ऑलरेडी 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, वो अलग हो गया तो उनको वो तो फिर फायदे में रहेंगे। तो आप समझ लीजिए बिहार झारखंड के मुकाबले उनके मेडिकल कॉलेज कितने ज़्यादा हैं, और उसमें 2 तो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज उनके हैं। तो या आपको इवन केरल वगैरह में भी ये डिमांड है, उत्तर भारत में इसकी डिमांड कम है। अभी ओबीसी को आप समझिए ना कि आप नीट समझाइए, फिर ऑल इंडिया कोटा समझाइए, फिर आप उसमें अभयनाथ का जजमेंट समझाइए, फिर सलोनी कुमारी समझाइए, फिर मद्रास का जजमेंट समझाइए, उसके बाद कमेटी समझाइए, कमेटी की रिपोर्ट समझाइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझाइए। आप क्या ये 10 लाख और 20 लाख ओबीसी को इतना समझा पाएंगे? आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, आप इसको शायद समझ पा रहे होंगे, और आपने अगर थोड़ा बहुत खबर देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। क्या इस देश में 10 लाख या 20 लाख की आबादी को आप इन जटिलताओं को समझा पाएंगे जिन जटिलताओं में इन्होंने आरक्षण को डाल दिया है? मतलब कुल मिलाकर इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया गया है कि ये बहुत बड़े ज़्यादा लोगों तक ये समझ में ही नहीं आए। जो नीट की परीक्षा दे रहा है उसको तो समझ में आ रहा है, ओबीसी का जो आदमी पढ़ा लिखा है, लॉयर है, शिक्षक, उसको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप समझिए कि किसान को आपको समझाना है जिसको कि नीट के बारे में कोई जानकारी नहीं। किसान काफ़ी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और समझिए कम कंपेरेटिवली पढ़े लिखे किसान को आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे कि क्या नीट है, क्या AIPMT है, क्या फॉर्मूला है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया के अंदर कैसे सब कोटा है, राज्यों को सीटें जाती है, सेंट्रल पूल होता है सीटों का। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स आप कितना समझा पाएंगे? जबकि सरकार बहुत सीधे सीधे काम करती है। सरकार ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनका मामला तो इतना सिंपल है, आज कुछ नहीं अगर आप करते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो स्टेटस को जो है, जो स्थिरता है इस समय की, जैसा है वैसे ही चलता रहे तो ओबीसी का नुकसान है। और ओबीसी को नुकसान है तो क्या मतलब है? ये सीटें ओबीसी की कहाँ जा रही हैं भाई? ओबीसी की सीटें यहाँ पर SC तो आ नहीं रहा है, ST तो इसको ले नहीं रहा है, मुसलमान को ऐसा नहीं है कि उनको मिल रहा है। ये सीटें ऑब्वियसली हिंदू अपर कास्ट के पास ये सीटें जा रही हैं, उनके बेनिफिट का है। तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी अगर आप विरोध नहीं करते हैं, सीधा सिंपल है। नॉर्थ में इसका विरोध कम है कंपेरेटिवली। वैसे अच्छा है कि इसमें सोनिया गांधी ने बहुत एक साहसिक फैसला लिया और केंद्र सरकार को, बाकायदा प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा कि आप इसमें ओबीसी रिजर्वेशन लागू कीजिए। प्रियंका गांधी की भी इसमें आप ट्वीट भी देख सकते हैं, उन्होंने भी किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव यहाँ बोल चुके हैं, उससे पहले इस इशू पर आपको एसपी भी छिटपुट बोल चुकी है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने नहीं बोला। लेकिन बहुत बड़ा कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, चेतना का वो लेवल नहीं है जहाँ पर इसको आप बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बना सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जाए। इस पर बहुत बात करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। बहुत एक डॉक्टर की एक समाज में एक क्या हैसियत है, आप इसको समझ सकते हैं। वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कितना पावर बिल्ड करता है। तो इस प्रोफेशन पर जो अपर कास्ट डोमिनेशन है, उसका इस देश को बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलता है। वो या तो विदेश भागने की कोशिश करते हैं या अपना प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह बैठा के या प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर का जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें SC ST OBC के ही डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। उन्होंने ही कोविड में इस देश को संभाला है। जिन डॉक्टर्स ने, वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उनमें तो कई नर्सिंग होम बंद करके डॉक्टर बैठ गए, कई प्राइवेट क्लिनिक वो बंद करके चुपचाप बैठ गए। उस दौरान इस देश में कौन डॉक्टर्स थे जो इस देश को संभाल रहे थे? तो वो SC ST OBC के डॉक्टर्स थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि SC ST OBC के बहुत डॉक्टर्स हों। आपको जैसे अब आज तक कोई ऐसा SC ST OBC का डॉक्टर नहीं हुआ जिसने किडनी बेची हो। वो किडनी बेच ही नहीं सकता, वो ये जोखिम लेगा ही नहीं। उसको मालूम है कि पकड़े जाएंगे तो ज़िंदगी भर बाहर नहीं आएंगे। ये जोखिम भी कौन लेता है? जिसका ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारी स्थितियाँ हैं। तो नीट का सवाल मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सवाल है, जटिलताओं में है। आप इसको मेरे ख्याल से देखें, समझें और इस बारे में अपनी ओपिनियन बनाएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। जटिल है लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप अगर सिर्फ 2-4 डॉक्यूमेंट देख लें, जैसे आप इस साल का नीट का नोटिफिकेशन देख लें और मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट देख लें
और सलोनी कुमारी केस में अब तक जो हुआ है पिटीशन वगैरह ये देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल हो रहा है, या इसमें जो खास करके तमिलनाडु सरकार जो कर रही है उसको अगर आप अखबारों में देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तमिलनाडु इस पूरे आंदोलन की जो युद्ध भूमि है, जहां पर ये संग्राम हो रहा है, वो तमिलनाडु है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप खास करके इस बात पर नज़र रखें कि स्टालिन क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, डीएमके क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रखिए। तो इस हिसाब से आपको इस पूरे मामले को आपको समझने में आसानी होगी और आप इस पर एक सुसंगत, बिल्कुल साइंटिफिक, फैक्ट बेस्ड अपनी ओपिनियन बना पाएंगे। बहुत तरह का इसमें प्रपंच छल हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखें, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके देखें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखें। बहुत फैक्ट बेस्ड अगर आप इसको रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इस बात को समझ सकते हैं। असल में देखिए, नीचे से जनता का दबाव होता है तो नेता भी समझता है। नेता बिना मतलब जोखिम लेगा नहीं, वो बोलेगा कि हमने ओबीसी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, अपर कास्ट नाराज हुआ, ओबीसी पीछे आया नहीं। तो ओबीसी नेताओं को आप अपनी लड़ाई आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। नेता भी समझता है, देखता है कि नीचे समाज में कितना करंट है, तब उस करंट पे वो सवार होता है। वो मतलब पानी में कूदने के लिए कोई नेता इस आंदोलन में नहीं आ जाएगा कि मतलब कुछ लोग होते हैं, अब लालू की परंपरा है कि भाई सामाजिक न्याय का सवाल है तो बोलना है, तेजस्वी बोल देंगे, लेकिन आमतौर पर नेता बहुत सोच समझ कर ही इस आंदोलन में आएंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी मुहिम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपको बात समझ में आ रही है या उसको और समझने की कोशिश करें। भारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।